नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस आपका शामिल है, नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, तब से सिलेबस आपका वही चल रहा है। तो उस सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 वर्षों में, वो सब आज की वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। किस तरीके से हम संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण चीजें आपको कहां मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करें शुक्ला सर जी का, सारी जानकारी आपको प्राप्त जो है आज की वीडियो के माध्यम से होगी। पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है कि आखिरकार जो बच्चे 2025 या 26 या 27-28 सभी में सिलेबस यही होने वाला है। ठीक है, तो अभी बेसिकली 2025 और 26 में जो पेपर होंगे, बेसिकली नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक जो पेपर आपके होने वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटी अक्टूबर में ही पेपर करवा लेंगी, तो उनकी तैयारी जो होगी एक क्रैश कोर्स टाइप से वो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर होती है। तो उन सभी, और केवल पॉलिटिकल साइंस की नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में राजनीति विज्ञान कहते हैं। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस डिस्कशन होगा 2025, 26, 27 के लिए। मैं चीजों को बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको एक एक टॉपिक को थोड़ा बहुत एक सिनेरियो, एक सरसरी नजर के रूप में जो है डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं, आपको यह लेक्चर बहुत ही पसंद आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए से आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। चलिए एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बेसिकली आपकी जो इकाई है वो 8 इकाइयों में आपका सिलेबस पूरा का पूरा बटा हुआ है। ठीक है, कितने इकाइयों में बाबू? 8 इकाइयों में बटा हुआ है, यानी यूनिट्स 8, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। जिस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले होंगे उनके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और हमारे द्वारा जो मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास जो आते हैं, वो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए कैसे उत्तर लिखा जाए, परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे परीक्षा लिखित हो, दोनों टाइप की तैयारी आपकी होती रहेगी। बहरहाल चलते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है क्या? भारतीय राजनीति परंपरा के बारे में। किसके बारे में? भारतीय राजनीति परंपरा को अंग्रेजी में इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन कहते हैं। ट्रेडिशन माने परंपरा। ठीक है, जो हमारी परंपरा रही है राजनीति विज्ञान की या राजनीति की, जो भारतीय इंडियन पॉलिटिकल की या इंडियन पॉलिटिक्स की। ठीक है, जैसे कि धर्म, हमारी राजनीति कहीं ना कहीं पे धर्म से भी प्रभावित होती है। इसके अलावा राजधर्म, राज माने क्या होता है? राज माने होता है राजधर्म। क्या है? राजाओं के क्या धर्म थे पहले? धर्म माने बेसिकली कर्म होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं एक टीचर हूं, तो मेरा धर्म क्या है? पढ़ाना, अध्यापन करवाना। ठीक है, अध्ययन करना, अध्यापन करवाना मेरा कर्तव्य है। यही मेरा कर्तव्य जो है ये मेरे धर्म को इंडिकेट करता है। वो धर्म अलग हो गया आपका संप्रदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब धर्म अलग है। राजधर्म जो होता है, राज्य से संबंधित जो क्रियाकलाप या कार्य होते हैं उनको कहा जाता है। धर्म क्या है? राजधर्म क्या? धर्म माने धारण करना। ठीक है, धर्म के बारे में चर्चा। राजधर्म क्या है? दंड नीति किसे कहते हैं? यानी दंड का प्रावधान। किसी भी देश में कानून को लागू करने के लिए दंड का प्रावधान होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ताकि अराजकता ना फैल जाए। अराजकता मतलब क्या होता है कि कोई देश में जो शासन कर रहा जो सरकार है, उस सरकार के जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन अगर आप करेंगे तो आपके लिए दंड का प्रावधान है, ताकि अराजकता ना फैले, ताकि एक दूसरे को लोग जो है बिना मतलब के सताए ना। तो दंड का प्रावधान कानून के उल्लंघन पर दिया जाता है, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं या जो आपके दंड को अगर कोई देखेगा तो फिर वो सोचेगा कि भाई ये कर्म करेंगे तो हमको फला दंड मिलेगा। इसके लिए इंडियन पीनल कोड आईपीसी एक सेक्शन बनता है, उसी में सारी चीजें लिखी रहती है कि कौन सा काम करेंगे तो उसके लिए कितना दंड आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो दंड नीति क्या है? नीति शास्त्र, एथिक्स इसको कहते हैं। नीति माने क्या होता है? नीति माने होता है मोरलिटी, जिसको आप कह सकते हैं नैतिकता। ठीक है, नीति शास्त्र में नैतिकता के बारे में हम जानते हैं कि आखिरकार क्या चीजें करनी चाहिए समाज में, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको चोरी ना करना हर एक समाज बताता है। ठीक है, हिंसा ना करना सारे चीज बताता है। अहिंसा के पथ पर चलना, चोरी ना करना, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के और मूलभूत सिद्धांत, सभी की रिस्पेक्ट करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये सब एक नैतिक चीजें होती है। तो नीति शास्त्र भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करती रही है।
मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय क्या होता है, जैसे मान लेते हैं जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, समझ रहे हैं, और जो मतलब कि छोटी मछलियां, मतलब छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां, बड़ी मछलियों को उससे बड़ी मछलियां खा जाती हैं। जैसे एक खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में। उसमें होता क्या, अभी आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। खाद्य श्रृंखला में क्या, जैसे मान लेते हैं, आप समझो इसको, मैं थोड़ा सा फिर से लिख करके समझा रहा हूं। जैसे कि मान लेते हैं एक घास है, सबसे पहले घास है, घास को एक प्रकार से क्या बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादक बोला जाता है इसको। घास चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। घास को कौन खा रहा है, घास को मान लेते हैं कौन खा रहा है बेटा, घास को कोई कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, मान लेते हैं घास को कीड़े खा रहे हैं, ठीक है, घास को कीड़े खा रहे हैं। कीड़े को कौन खा रहा है, कीड़े को कौन खा रहा है, कीड़े को मान लेते हैं मेढक ने कीड़े को खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे, जो कीड़े को, घास प्राथमिक उत्पादक, कीड़ा प्राथमिक उपभोक्ता, कीड़े को किसने खाया, मेढक ने खाया, मेढक कौन हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, ठीक है, सांप खा रहा है, तो सांप क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो ये तो पारिस्थितिकी की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज यहाँ पर मत्स्य न्याय में होता है, जो छोटी मछलियां होती है उनको बड़ी मछलियां खा लेती, बड़ी को इस तरीके से। तो मत्स्य न्याय ऐसे राजनीति में भी पहले होता है, जिसका जितना पावर रहता है उसी हिसाब से चीजें होती रहती है, लेकिन आजकल वो सिस्टम बदल चुका है, तो इन चीजों के बारे में समझना है, ठीक है। इसके अलावा अगला है गणसंघ। गणसंघ का मतलब क्या होता है, गणसंघ को एक प्रकार से अंग्रेजी में वैसे तो गणसंघ ही कहते हैं, लेकिन रिपब्लिक स्टेट जैसे आजकल है उसी हिसाब से होता है। गणसंघ बेसिकली ऐसा देश जहां पर क्या होता है, देश का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों एक प्रकार से, या राज्य का मुखिया, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो और जनता उसको चुने, ठीक है, उसको जनता चुने। जैसे भारत एक रिपब्लिक स्टेट है, गणसंघ है भारत। रिपब्लिक स्टेट क्यों है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। और कहीं कहीं पर ऐसे इंग्लैंड में आप देखेंगे तो इंग्लैंड में जो राज्य का मुखिया है, ठीक है, वो तो आपके राजा होते हैं, जिनका चुनाव नहीं होता, वो अनुवांशिक तरीके से होते कि भाई उनके पिताजी राजा थे तो वो राजा हो गए, तो वो रिपब्लिक नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति चुन करके जनता के द्वारा जो चुना जाता है वो एक प्रकार से गणसंघ होता है। तो ये चीजें हैं बेसिकली। यहां से यूनिट नंबर 1 जो है ये अब की बार नया सिलेबस में शामिल किया गया है, ठीक है। 2020 के बाद से, मतलब 2020 में जो शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग 2022 से जो शुरू हुआ सेमेस्टर प्रणाली उसकी में शामिल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन यहां से बहुत कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय राजनीतिक परंपरा से आप क्या समझते हैं, ये एक क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको उसी हिसाब से हम लोग समझेंगे, ठीक है। मेन चीज आपकी शुरू होती है यहां से, ठीक है। अच्छा, आपके पेपर का क्या नाम है, आपके पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिख लीजिएगा। पेपर का क्या नाम है आपके, पेपर का क्या नाम है बेटा, पेपर का नाम तो मैंने लिखना है, मतलब कि लिखा ही नहीं था। पेपर का नाम मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो है अगले साल का सिलेबस में डिस्कस किया था, तो उसमें आपको विस्तार से मिल जाएगा। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान आपको पढ़ना है। बेसिकली विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक अपन को क्या पढ़ना है बेटा, दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे यूनिट्स के माध्यम से। देखिए, ये सिलेबस में कुछ अपने हिसाब से समझाऊंगा, जो टॉपिक्स है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, मैं अपने हिसाब से सबको समझा दूंगा। परीक्षा के अंत तक सब कुछ आपको बेहतर अंदाज में मिलता रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, उसका विकास कैसे हुआ, और राजनीतिक प्रवृत्तियां जो रही हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, बर्थ, ग्रोथ एंड पॉलिटिकल जो एक प्रकार से ट्रेंड्स थे। तो फर्स्ट, ऐसे ही सेकंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, विकास, राजनीतिक प्रवृत्तियां सेकंड, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इन दोनों में क्या क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात की जाए बेटा, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं एक मिनट के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बेसिकली क्यों शुरू हुआ, भारत में पहले मुगल सत्ता थी। आप देखते हैं मुगल सत्ता, इतिहास में आप पढ़ रहे हो, मुगल सत्ता जब थी, मुगल काल का पतन हो जाता है, ठीक है, और बेसिकली एक समय आता है आपका 1757 ईस्वी का। 1757 ईस्वी तक जो एक प्रकार से माना जाता है, यहाँ पर मुगल वंश एकदम से ढह चुका था। मुगल वंश में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी। 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था बाबू, प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी का युद्ध होता है, इसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को हरा दिया। अंग्रेजों का दबदबा यहाँ पर राजनीति में भी कायम हो चुका था, ठीक है।
प्लासी के बाद इसके बाद में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जो हो गया, इसने एक प्रकार से इन दोनों युद्धों के माध्यम से क्या हुआ, अंग्रेज लोग जो थे वो भारत में एकदम से हावी हो जाते हैं। यानी अंग्रेज जो थे वो भारत में एकदम से क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। राजनीतिक मामलों में भी भारत में एक प्रकार से अंग्रेजों का जो दबदबा है वो कायम रहता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी आपकी। अंग्रेजों का दबदबा जो था ये एक प्रकार से राजनीतिक मामलों में शुरू हो गया। इससे पहले ये लोग केवल क्या करने आए थे, राजनीतिक मामलों के लिए नहीं आए थे, अब राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, इससे पहले ये लोग आर्थिक मामलों में केवल व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में यहाँ पर आई थी भारत में। ठीक है, और उसके बाद में वो आर्थिक दृष्टिकोण से आई थी, आर्थिक लाभ कमाने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे करके यहाँ पर अपना पीठ बनाती गई और 2-3-4 युद्ध लड़े। उसके बाद में फिर वो यहाँ पर सत्ता स्थापित कर लेती है बंगाल। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि मद्रास या फिर ऐसे ही बंबई प्रेसिडेंसी हुआ, तो इन सभी में आप देखते हैं अपना दबदबा बना करके अंग्रेज सरकार रखती है। तो अंग्रेजों का जो शुरुआत हो जाती, तो अंग्रेज लोग जो थे वो लगातार चीजें कर रहे थे। अब चूंकि 1757 ईस्वी का जो समय है बेटा, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि भारतीय लोग जो है इसके 100 साल के बाद में, क्योंकि ये युद्ध हारे थे भारतीय लोग, अंग्रेजों को यह विश्वास था कि भारतीय लोग जो है अपनी शताब्दियां नहीं भूलते, उनको याद रहता है। इसके 100 वर्षों के बाद में, 100 वर्षों के बाद में बेटा हुआ क्या, 100 वर्षों के बाद में एक क्रांति आती है। उस क्रांति का नाम है 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में एक क्रांति होती है, उस क्रांति का नाम है 1857 की क्रांति, प्रथम स्वाधीनता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है, इस क्रांति के द्वारा क्या हुआ, क्रांति हुई, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना प्रबल मात्रा में, यहां से पहली बार चिंगारी उदय होना शुरू होती है। इससे पहले हम लोग छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। हमको ये नहीं पता था कि भारत देश भी एक बड़ा देश है। उसमें चूंकि हमारे अंदर वो नेशनलिटी नहीं थी, हमारे अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी जो प्राचीन काल में थी, जो कनिष्क के शासन काल में थी, जो अशोक के शासन काल में थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में थी, जो समुद्रगुप्त के शासन काल में थी। वो चीजें हम भूल चुके थे, हम अपना अतीत भूल चुके थे। हमारा अतीत अगर देखेंगे, प्राचीन इतिहास उठा करके पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे राजाओं महाराजों ने बहुत काम किया है। ठीक है, लेकिन हम उसको भूल चुके थे। अंग्रेज लोग आकर के हम पर कब्जा कर लिए, क्योंकि हम एक नहीं थे। ठीक है, एकता नहीं थी हम में, और उसी एकता का फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया, मतलब अनेकता का फायदा उठाया, विविधता का फायदा उठाया। ठीक है, तो ऐसे में राष्ट्रवाद हमारे अंदर नहीं था कि हम समझते थे भाई हमारा राज बचा है, दूसरे का जा रहा, क्या मतलब मेरे से। उत्तर यानी हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भारत का पूरा ये नक्शा है, इसको हम लोग अपना थोड़ी मानते थे पहले। ये भारत का नक्शा तब पता नहीं था कि ये भारत पूरा का पूरा भारत है। ठीक है, ये भारत हम लोग नहीं जानते थे कि पूरा भारत ये अपना ही है, इसमें कोई छोटा सा राज्य इधर है, कोई छोटा सा इधर। जब भारत देश आजाद हुआ तो 565 छोटी बड़ी रियासत मिली, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें आपको पता नहीं थी। तो भारत में यानी पूरे भारत के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, सब अपने अपने राज्यों के, छोटे छोटे राज्यों के लिए लड़ रहे थे। 1857 ईस्वी की क्रांति जो चली, आप देखते हैं झांसी की रानी तात्या टोपे, ठीक है, कानपुर से, झांसी की रानी अपना बुंदेलखंड पूरे इलाका से। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं इधर जो है बिहार से कुंवर सिंह हो गए। ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों से अलग अलग सेनानियों ने, अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है चिंगारी फूंकी। मंगल पांडे पहला व्यक्ति था जिन्होंने एक प्रकार से इसके खिलाफ चिंगारी फूंकी। ठीक है, और उसके बाद में भला ये क्रांति जो थी असफल रही, लेकिन इस क्रांति ने बेटा क्या कर दिया, भारतीय जनमानस में क्या कर दिया, भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की चिंगारी लगा दी। इसकी चिंगारी, राष्ट्रवाद को नेशनलिज्म कहते हैं, यानी राष्ट्रवाद का उदय यहीं से पहली बार एक चिंगारी के रूप में लगता है। 1857 के बाद में एक दूसरी एक प्रकार से घटना, तो नोट डाउन इसको, इसकी इशारा लेना चाहे तो ले लीजिएगा। इसके बाद में फिर दूसरी स्थिति में चर्चा करता हूं। इसके बाद में हुआ क्या बेटा, इसके बाद में हुआ कुछ ऐसा, देखें तो ये प्लासी का युद्ध हो गया। अब इसके 100 सालों के बाद में ये चीजें हुई, तो अंग्रेज अब राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, इसमें अंग्रेजों को बहुत ज्यादा एक प्रकार से घबराहट हुई, बहुत सारे चीजों के बाद में एक प्रकार से चीजें क्लियर हुई। उसके बाद में 1857 ईस्वी के बाद में क्या हुआ, एक व्यक्ति आता है A.O. ह्यूम नाम का व्यक्ति, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, उसने स्थापना करता है, किसकी स्थापना करता है, 1885 ईस्वी में। वो बताता है भारतीयों को कि भाई अगर आप ऐसे बिखर करके अपना बात कहेंगे जो है अंग्रेजों से, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप एक संगठन का निर्माण करो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाओ, INC बनाओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय में
एक सभा रखी जाती है। उस सभा में अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है यहाँ पर, ठीक है। किसकी स्थापना होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती बेटा, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हो जाती है 1885 में, इसके बाद तो ये घटना इंपॉर्टेंट है। अब एक संस्था बन गई, ये संस्था भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसी संस्था में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाग लेकर के काम कर रहे थे, ठीक है। अब ये संस्था जो है भारतीय लोगों की एक प्रकार से बातों को किस तक पहुंचा रही थी? अंग्रेजों तक पहुंचा रही थी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अब एक संस्था बन गई, तो लोगों को लगने लगा कि ये भारत की संस्था है, तो भारत की एक पार्टी बन गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ? ये घटना के बाद में, इसमें जब ये घटना लगातार चलती रही, फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर नाना प्रकार की चीजें होती गई। ये अपना अपना चीज मतलब कि इसमें तमाम व्यक्ति हुए, अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाते थे चिट्ठी के माध्यम से, या फिर एक हर साल इसका अधिवेशन होता था, ठीक है। ये सब चीजें हम चर्चा करते रहेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 1885 का ये क्रांति, तो इससे भी लोगों के मन चिंगारी हुई, एक राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उदय होने लगा। फिर उसके बाद में 1905 ईस्वी में आप देखते हैं, ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के लिए चीजें काम करी गई। फिर इसके बाद तमाम सारी चीजें होती गई। फिर इसी कांग्रेस में चूंकि अब ये कुछ नरम दल के नेता थे, इसमें फिर गरम दल का उदय होता है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल ऐसे नेता आने लगे। उन लोगों ने कहा कि भाई अब भय बिन होए न प्रीत, अब कब तक हम चिट्ठी लिख करके भेजेंगे कि भैया हमको आप जो है आजादी दे दो, हमको यहाँ से, हमारे यहाँ से छोड़ो, हमको ये चाहिए वो चाहिए, और इस तरीके से खुले मंच पर आप आइए, लड़िए, तो हम लड़ेंगे आपसे डायरेक्ट, ठीक है। तो लोगों के अंदर जनमानस में एक चिंगारी उठने लगती है। फिर आप देखते फिर आगे चल करके 1917 ईस्वी में गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है। गांधी जी आते हैं दक्षिण अफ्रीका से लौट करके। 1919 में आप देखते हैं आंदोलन चलाया जाता है तमाम सारा, ठीक है। 1900 असहयोग आंदोलन हो गया, बाद में खिलाफत आंदोलन हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के आंदोलन धीरे धीरे करके शुरू किए जाते हैं। 1942 में फिर आंदोलन लास्ट वाला जो होता है, 1935 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। दांडी यात्रा शुरू हो जाती है। 1942 ईस्वी में आप देखते हैं लास्ट आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसके बाद में फिर तमाम प्रकार की चीजें होती रहती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और इस दौरान फिर जब भारत आजाद होता, तो यानी कि 1857 से लेकर के 1947 तक बेसिकली जो एरिया रहा है, इसी में जो प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय रहा, चाहे चौरी चौरा घटना हो या जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो, ठीक है, या फिर आप देखते हैं असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, 1919 का अधिनियम हो, 1909 का अधिनियम हो, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ये सब चीजें हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो मैंने आपको ये 2 यूनिट्स में समझा दिया, वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे नोट डाउन करने लायक कुछ है नहीं इसमें, चीजें मैं आपको समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसमें क्या था, जैसे जो मैंने आपको बताया था, ये राजनीतिक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो यही आंदोलन था जो भारत को आजाद करवाने के लिए विभिन्न क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। ये दोनों हमको पढ़ लेना है, ठीक है, यानी यही सब पढ़ लेना। 1857 से बेसिकली लेकर के 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक जो कैप्टन मिशन भारत में जो आया, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्रिप्स मिशन, कैप्टन मिशन, साइमन जो एक प्रकार से आयोग आया था, साइमन गोबैक के नारे लगे, ठीक है। अगस्त क्रांति जिसको आप 1942 का बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने उसमें नारा दिया करो या मरो का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो चीजें मैं आपको मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं रिवीजन क्लास में, उस चीजें समझा दूंगा। यहाँ पर ये दोनों यूनिट जो होंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इसमें शामिल है, ठीक है। अब यही बात, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको चाहिए कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आपको, तो आप जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलेंगी। आप अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, ठीक है, और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपके लिए क्लास शुरू हो चुकी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। इसमें आपको जो है केवल 100 रुपए का फीस लगेगा, स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, गर्ल्स और बॉयज ग्रुप अलग अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, उसमें लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, रात के 8 या 9 बजे के आसपास लाइव क्लास होगी। किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन पॉलिटी, किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन संस्कृत, किसी दिन हिंदी, यानी सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी। लाइव क्लास के बाद में उसकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी।
ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो रही हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा आपकी हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखित होगी, लिखित माने की अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के आएंगे, तो काफी कैसे लिखना चाहिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में, लघु उत्तरीय को कितने शब्दों में, पेपर कैसा आएगा, सारा चीजें मैं आपको वहां पर समझाऊंगा। डाउट सेशन आपका होगा, तो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2-3 सालों का मिलेगा, उसमें सब कुछ आपको मिलता रहेगा। साल फॉर्म में पेपर मिलेंगे, एमसीक्यूज जो होंगे उनके आंसर साथ में दिए होंगे, यानी आंसर की के साथ आप सब कुछ आपको मिलेगा, और लिखित वालों के आंसर भी साथ में होंगे। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट बेटा, प्लस में एक माइनर सब्जेक्ट आपका जो होता है, एक माइनर सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट आपका और पढ़ना पड़ता है को करिकुलर का। ठीक है, तो इन तीनों चारों सब्जेक्ट की तैयारी, को करिकुलर जो होता है आपका, को करिकुलर यानी अनिवार्य पेपर जो होता है, तो को करिकुलर में आपको अनिवार्य पेपर में क्या पढ़ना है, अनिवार्य पेपर में आपको पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। ये परीक्षा सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होती है। इसके लगभग आपके 10 प्रैक्टिस सेट हमारे पास जो है अवेलेबल है, यानी 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको मिल जाएगी, यानी 100 क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर आपका होगा, उसका आंसर भी नीचे लिखा रहेगा, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर इसको पढ़े कहीं पर आपको सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी, यानी आपको सीरीज वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी जो आप लास्ट में सब खरीदते हैं एग्जाम के लिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। पिछले साल के पेपर मिल जाएंगे, पिछले साल के जो कंटेंट है वो सब, जैसे आप ज्वाइन होते तुरंत आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप उसका लुत्फ उठा पाएंगे। अभी से आप पढ़ना शुरू कर देंगे, सीरीज आई, किताब आई कि नहीं, कोई मैटर नहीं करता किताब उताब खरीदने का, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बेहतर अंदाज में चीजें आपको मिलती रहेंगी, सब कुछ तैयारी आपकी हो जाएगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। अगर आप गूगल पे, फोन पे नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हो, अपने घर में या कहीं बाहर से जाकर के। ठीक है, तो तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा। क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत, वैसे सभी को जुड़ना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट की किताब खरीदेंगे, लगभग 200 से 300 रुपए की एक सब्जेक्ट किताब आती है। ठीक है, एक सीरीज खरीदेंगे 60 से 70 रुपए की सीरीज आती है। ठीक है, तो आप मान करके चलो कि 5 सब्जेक्ट का खरीदेंगे तो 5 दूना 10 यानी 1000 का किताब हो जाएगा, या 1500 किताब हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर 56 30 यानी 300 रुपए की आपकी सीरीज लग जाएगी। केवल 100 रुपए फीस में आपका को करिकुलर की मिल रही है। को करिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में बैक लगता है बच्चों का, वो चीजें आपके बैक नहीं लगेगा। अधिकतर विश्वविद्यालय माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था है माइनर वालों के लिए, क्योंकि मिलता नहीं है। ठीक है, और मेजर वालों के लिए ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप का मिल जाएगा आपको, यानी बेहतर अंदाज में। आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु। ठीक है, इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, मासा कुंभरी सहारनपुर, अलीगढ़ मुस्लिम मतलब अलीगढ़ विश्वविद्यालय आपका हो गया, या बीएचयू जो भी हो गया आपके डीयू, सभी में जो भी सिलेबस है लगभग यही होता है। तो उन सभी के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार का हो या फिर और अदर विश्वविद्यालय के हो, तो सभी के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सोशियोलॉजी, पॉलिटी, हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, और इसके अलावा आपके उत्तराखंड के, राजस्थान के, जहां तक हिंदी समझी जाती है वहां तक सब कुछ मैं पढ़ाता हूं, और अंग्रेजी में भी चीजें आपको मिल रही, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों के बच्चे आप जोड़ सकते हैं। नोट्स जो होंगे अंग्रेजी मतलब हिंदी में होते हैं, लेकिन सिलेबस अंग्रेजी में भी आपको मिल रहा है। चीजें समझ में आ रही होंगी तो फटाफट जुड़ जाए, तुरंत एसएमएस कीजिए 9161936062 पर, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा और क्लास जुड़ेंगे। अब फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपकी 100 रुपए है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट के साथ हमको गुरुजी सेकंड का भी हमको जुड़ना पड़ेगा, बाद में तो हमको भी जुड़ना है, तो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ अगर लोगे तो केवल 150 रुपए आपकी फीस लगेगी, यानी 150 रुपए में फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 साल तक आप उसमें पढ़ेंगे 150 रुपए में, लेकिन केवल एक मतलब 6 महीने का कोर्स मिलेगा, यानी कि आप दिसंबर तक जो आपका पेपर होना है दिसंबर तक आपको। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का केवल 100 रुपए, बाद में फिर सेकंड का कोर्स चलेगा तो फिर 100 रुपए आपका फीस लगेगा। तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अब थोड़ा सा हम आपको चीजों को और समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर आपका हो गया चौथा, आप देखिए चौथा पॉइंट हमको पढ़ना क्या है पूरा सिलेबस में, संवैधानिक विकास की अवस्थाएं, संविधानिक विकास। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का आपको होगा। अब संविधानिक विकास क्या, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण को लेकर के आप देखते हैं, चाहे 1919 का अधिनियम हो, चाहे 1909 का अधिनियम हो, चाहे आपका 1935 का अधिनियम हो, संविधान निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही है भारतीय संविधान में। जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935 का, उसमें के लगभग 100 से अधिक संविधान के अनुच्छेदों को या तो हूबहू शामिल कर लिया गया, या तो कुछ उसमें संशोधन करके शामिल किया। संविधान होता क्या है, एक पुस्तक है संविधान, जिसमें भारत को कैसे काम करना है, भारत देश को, उसके नियम कायदे क्या होंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका क्या होगी, सरकारें कैसे चलेंगी, नियम कायदे क्या होंगे, सारी डिटेल में जानकारी लिखी है। ठीक है,
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तमाम प्रकार की चीजें करेंगे। तो उसमें लिखा, तो वो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है, विकास की जो अवस्थाएं हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल का समय लगा, 2 साल 11 महीना, ठीक है, 11 महीने और 28 दिन का समय लगा है, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 18 दिन शायद होगा, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, दो वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा किसको बनने में, भारतीय संविधान का निर्माण होने में। 1947 में आप देखते हैं भारत देश आजाद होता है, उसके बाद में संविधान सभा का गठन किया जाता है, संविधान सभा में बहस होती है हर एक मुद्दे पर, ठीक है, संविधान का निर्माण किया जाता है, उसके 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। 1947 से संविधान से आप देखते हैं 1950 में जाकर के तैयार होता है संविधान, 26 जनवरी की डेट को 1950 में संविधान लागू होता है, ठीक है। भारतीय संविधान में क्या क्या बातें हैं, देखिए भारतीय संविधान की अगर बात करें बाबू, तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए भारतीय संविधान में सबसे पहली बात 395 अनुच्छेद, मूल संविधान में 395 क्या है, अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचियों की अगर बात की तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है 22 भाग थे, मूल जो है 22 भाग, इसका निर्माण जो हुआ कैसे हुआ, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, ठीक है, ये एक प्रकार से मूल संविधान में थे। इसके बाद में आप 395 अनुच्छेद जरूर हैं, लेकिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। संख्या में बढ़ोतरी नहीं तो हुआ किसमें बढ़ोतरी भैया, संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो हुआ किसमें, जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट का ए या बी सी ऐसे करके, या का खा गा, या फर्स्ट का पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से कई बढ़े हैं। लगभग में 104 5 106 बार संशोधन भारतीय संविधान में हो चुका है, ठीक है, जहां तक मैं क्लियर हूं। इसके अलावा आप देखते हैं इसमें तमाम प्रकार संशोधन हो रहे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी बताई गई अनुच्छेद 368 में। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको बेहतर अंदाज में चीजें मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्लासेस जुड़ती रहेंगे तो क्लासेस चलती रहेंगी, परेशान नहीं होना है। 395 अनुच्छेद, अब लगभग में आप देखिए 400 प्लस से अधिक, 450 अनुच्छेद से ज्यादा अनुच्छेद है, लेकिन संख्या अभी भी 395 है। ऐसे ही 4 अनुसूचियां बढ़ चुकी हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, ऐसे ही 22 भाग से 25 भाग आपके लगभग में हो चुके थे, एक आध भाग में घटोत्तरी हुई। तो इस तरीके से तमाम सारी चीजें संविधान के बारे में मैंने आपको बताई। तो संविधान ये होता है आपका, ठीक है। तो संविधान सभा का जो एक प्रकार से विकास है, तमाम उसकी व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई, ठीक है, एक एक करके तमाम समय लगा उसमें। 5वीं बात हमको क्या पढ़ना, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में जो लोग बैठते थे, जो चर्चा करते थे, उसका गठन कैसे हुआ। इसमें एक समिति का निर्माण हुआ, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, उसके सलाहकार कौन थे, BN राव जी थे, और भी उसमें कई लोग शामिल थे, सभी लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा प्रारूप समिति को ही इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और संविधान निर्मात्री संविधान निर्मात्री संगठन भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे गठन हुआ पूरा डिटेल में जानकारी। इसके अलावा भारतीय संविधान का दर्शन, दर्शन माने उसका विचार क्या है, भारतीय संविधान का दर्शन किन सिद्धांतों पर काम करता है, ये बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बेटर अंदाज में लिखी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूरी बातें जो है इसमें डिटेल में लिखी गई हैं कि किस तरीके से क्या होगा, सारी जानकारी इसमें आपको मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान की प्रस्ताव, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना एक संविधान की कुंजी है, शुरुआत में संविधान में लिखी है प्रस्तावना, उसी में लिखा है कि हम भारत के लोग भी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के देश की जो जनता है उसके लिए पूरा संविधान समर्पित है। भारत की जनता सर्वोपरि है, ठीक है। संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है एक न्यायालय है, जो भारत सरकार के अंडर में काम नहीं करता है, वो एक प्रकार से स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। न्यायपालिका जो है व्यवस्थापिका यानी जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका जो कानून से जुड़े हुए विवादों को निपटाती है। तो वो एक प्रकार से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग है न्यायपालिका, उस पर दबाव किसी का नहीं पड़ता सरकारों का, वो एक प्रकार से मुद्दों को अच्छे तरीके से जो है उस पर रिसर्च करती है, उसके बाद में फिर न्याय देती है। तो संविधान को एक प्रकार से अगर संविधान में छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए न्यायालय है अपना। तो भारतीय संविधान का दर्शन यानी फिलोसॉफी इसकी क्या है, संविधान की प्रस्तावना में सारी फिलोसॉफी लिखी है, पूरा संविधान की प्रस्तावना हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में 7वें पॉइंट है आपका भारतीय नागरिकता। देखिए इंडियन सिटीजनशिप, देखिए भारतीय संविधान में जो पहला अनुच्छेद है भाग 1 में क्या शामिल है,
भाग 1 में शामिल है भैया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यानी भारतीय संविधान का जो संघ होगा यानी केंद्र, और उसका राज्य क्षेत्र कैसे होगा, कैसे बंटवारा होगा। भाग 1 जो है, भाग 1 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के अनुच्छेद 3 तक, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक ये बताया गया है कि कौन सा अंग भारत में रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, भारत में कौन सा राज्य जो है सीमा परिवर्तित करना है, ठीक है, किसी राज्य का नाम बदलना है, तो वो सब चीजें अनुच्छेद 1, 2 इन सभी में शामिल है। 1 से 4 तक का पूरा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। अनुच्छेद जो मतलब कि भाग जो 2 है, भाग 2 की अगर बात की जाए बाबू, भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है, इन अनुच्छेदों में भाग 2 में शामिल है। इसमें नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, इसमें नागरिकता की, भारत देश की नागरिकता कैसे ली जाएगी, भारत की नागरिकता कैसे खत्म होगी, ठीक है, नागरिकता के बारे में पूरी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। सिटीजनशिप यानी कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय नागरिकता का भी प्रश्न था कि भाई भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जा रहे थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनाया गया, जिन मुसलमानों को भारत में रहना था भारत में रह सकते थे, जिन जो है मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना था पाकिस्तान चले गए, ऐसे पूरी व्यवस्था जो है इसमें की गई थी। तो ये सब चीजें आपके लिए मैं बेटर अंदाज में समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो 5 से 11 जो है इसमें पूरी नागरिकता बताइए, कैसे नागरिकता लेनी है, कोई 10 साल तक रहता है भारत में या उसके माता पिता इनमें से हैं 1947 से पहले, तो पूरी जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है, तो भारतीय नागरिकता इसमें बताई गई है। इसके अलावा तो भारतीय नागरिकता के बारे में हमको पढ़ना है। 8वां है आपका चैप्टर मौलिक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है, ये चैप्टर नहीं बल्कि एक अपने आप में एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से भैया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से भारत में अधिकार, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार की अगर बात की है तो अनुच्छेद जो भाग मतलब भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद की अगर बात की जाए, अनुच्छेद आपका लगेगा 12 से लेकर के अनुच्छेद 35, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब एक मौलिक अधिकार जो है कट गया है, संपत्ति का अधिकार, तो अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। कौन कौन से, पहला मौलिक अधिकार आपका समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और आपका अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर अगला है आपका कौन सा अधिकार, आपका जो है जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति हैं इनके लिए अधिकार किया गया है, यानी अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। और अगला है आपका अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये सब 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार भी था, वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है, वो कानूनी अधिकार अब बन चुका है, क्योंकि संपत्ति जब अधिकार, मौलिक अधिकार ये अधिकार होते हैं जो कि व्यक्तियों को, भारत के जो नागरिक है उनको मिलते हैं। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं, लेकिन सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते, केवल भारत के नागरिक को ही मिलते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो है कोई व्यक्ति पर सरकारें जो है कोई चीज ठोक ना पाए। जैसे मान लेते हैं अनुच्छेद 14 में लिखा है साफ साफ, विधि के समक्ष समता, यानी कानून के नजरों में सब बराबर होंगे, ठीक है, यानी कानून की दृष्टि से सभी लोग बराबर होंगे। कानून चाहे वो राजा महाराजा होगा चाहे वो गरीब होगा, सभी को बराबर दृष्टिकोण से देखेगी। तो ये हो गया समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 कहता है। ऐसे ही मैं आपको और चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मौलिक अधिकार को अगर आपको बताऊं, ठीक है, कुछ अधिकार दिए गए हैं भारतीय सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा, ताकि हमको मौलिक अधिकार मिले, सरकारें हम पर जो है जबरदस्ती कुछ ना कर पाए। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, विधि माने कानून, विधि के समक्ष समता, समक्ष माने सामने, समक्ष माने सामने, विधि माने कानून, समता माने समानता। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजरों में सब बराबर होंगे। ऐसे अनुच्छेद 15 आपका कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी व्यक्तियों में प्रजाति, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई स्त्री है पुरुष है तो उसको उसमें कोई भेदभाव होगा, सब समान है, ठीक, कोई जाति के आप हो, किसी वर्ण के हो, सब समान है, कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं है संविधान के हिसाब से। अनुच्छेद 15 कहता है।
अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का कहता है कि जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें एक चीज है, विषय में अवसर की समानता। आप ऐसे लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं। मैं जब चीजों को समझाऊंगा, मौलिक अधिकारों का एक चैप्टर मैं बनाऊंगा, उसमें पूरा मौलिक अधिकार समझा दूंगा, ठीक है। और इस मौलिक अधिकार वाला चैप्टर जो होगा 1-2 दिनों में या फिर 4-5 दिनों में मौलिक अधिकार पूरा पढ़ा दूंगा आपको। मौलिक अधिकार, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन मौलिक अधिकार से बहुत आते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत से आते हैं, मौलिक कर्तव्यों से आते हैं। ये तीनों चैप्टर में शुरू होने से पहले आपको यही चीजें समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, जो जो परीक्षा में खूब क्वेश्चन पूछे आते हैं उनको मैं पहले पहले कवर करने का प्रयास करूंगा। अब आपको मैं ये बता दूं, आप बस विश्वास मान करके हमारे साथ चलिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 सालों से आपको पढ़ा रहा। 2017 में मैंने चैनल बनाया था, 18 से पढ़ाई शुरू करवा दी आपकी। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25 चल रहा है आपका, 25 का पेपर हो गया आपका, 26 के लिए तैयारी हो रही है ये, ठीक है। परेशान नहीं होना बेटा, आपके साथ आपके पेपर में क्या आने वाला है उसके लिए पहले से एक प्रकार से मैं मेहनत करता हूँ, दिन रात आपके लिए तैयारी करवाता हूँ और सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये इसमें क्या है, लोक नियोजन क्या होता है? जैसे नौकरी वगैरह में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो नहीं की जाएगी, सभी लोग समान होंगे। किसी भी सरकारी काम में किसी को दाखिला लेना है, कहीं पर कोई परीक्षा देनी, तो उसमें कोई सभी समान नहीं, किसी को कोई जो है वरीयता नहीं मिलेगी, किसी को जबरदस्ती कहीं भगाया नहीं जाएगा, ना किसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पर वही चीज, एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है इसमें? जो आरक्षण मिल गया है लोगों को वो यहाँ पर अपवाद है, ठीक है। जब यहाँ पर अनुच्छेद 14 आप पढ़ते कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और वही नीचे आप पढ़ते 16 में कि भाई अवसर की समानता है, तो भाई इसमें फिर इसमें आरक्षण वाला क्यों दे दिए मुद्दा? यही बच्चे एक प्रकार से जो सवर्ण जाति के वो कमेंट मतलब क्यों बताते हैं कि भाई ये चीजें क्या हो गई। जब आप यहाँ पर लिखते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर, तो भाई जो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था की गई थी ताकि जो SC, ST हैं, ओबीसी कैटेगरी है, इन लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बेचारे आगे बढ़ सके। चूंकि उनकी दयनीय स्थिति थी उस समय जब संविधान बन रहा था, तो गरीबों की बड़ी स्थिति दयनीय थी, उनमें SC, ST बहुत सारे गरीब थे। ब्राह्मण सवर्ण जो ठाकुर है थोड़ा सा अमीर रहते, लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं कि जाति नहीं, ब्राह्मण भी बहुत सारे गरीब है, बहुत सारे क्षत्रिय भी गरीब है, बहुत सारे वैश्य भी गरीब है, बहुत सारे शूद्र भी गरीब है। सभी जाति के लोग भी गरीब है, सभी जाति के लोग अमीर भी हैं। तो ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था का जो प्रावधान है बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में चीजें उठती रहती समय समय पर। तो जो यहाँ पर अनुच्छेद 16 है, फिर ऐसे ही आपका 17 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 जैसे पहले लोग, जो पंडित जी लोग खटिया पर नहीं, शूद्र वगैरह बैठते थे जाकर के, एक कुआं पर पानी नहीं पिया जाता था, ठीक है। तो छुआछूत जिसको कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया, छुआछूत वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई। अनुच्छेद 18 का कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है कि भाई उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं कोई धारण करेगा। जैसे कोई राजा, महाराजा, धीराज दुनिया भर का धारण करते थे, तमाम उपाधि धारण कर ली, वो सब उपाधि आप खत्म कर दी जाएंगी। उपाधि कोई राष्ट्रपति अगर आपको देता है तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। कोई नेशनलिटी की उपाधि है भारतीय सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही, तो आप उसको रख सकते हैं, बाकी उपाधियां आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अप्रूवल देना पड़ेगा। तो यही सब चीजें। ऐसे अनुच्छेद 19 जो है, जो प्रेस वाले आपके होते हैं, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं पर उठने बैठने की स्वतंत्रता है, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता है, पूरे देश में भ्रमण कर सकते हैं आप, कहीं पर घूम सकते हैं, कहीं पर आप व्यापार कर सकते हैं, सभा सोसाइटी आप कर सकते हैं, ठीक है। अस्त्र शस्त्र ना लें, आप वैसे ही आराम से एक शांतिपूर्ण ढंग से आप समझो, मतलब एक संगठन बना सकते हैं, एक जो है सभा कर सकते हैं, ये सब करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ऐसे धीरे धीरे करके तमाम अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के देश से लिया गया है, अमेरिका संविधान से, ठीक है। इसके अलावा आपका मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, मूल संविधान में इनकी व्यवस्था नहीं थी। जैसे अगर हम आपको कुछ अधिकार देंगे तो हम आपसे कुछ एक प्रकार से आशा भी करेंगे, हम आपसे कर्तव्य भी सोचेंगे। जैसे आपके पिताजी आपको 10 रुपया देते हैं तो सोचते 10 रुपया देंगे तो कुछ काम करेगा हमारा लड़का। तो ऐसे ही भारत देश जो है वो सोचता है कि अगर हमने मौलिक अधिकार बच्चों को दिया है, अपने नागरिकों को दिया है, तो उनका कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, आजकल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अनुच्छेद 51 का जो का अनुच्छेद है उसी में इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। भाग 4 का शामिल किया गया, ठीक है, भाग 4 के का में शामिल है पूरा। इसमें एक प्रकार से अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में शामिल हुआ, 86वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ
और 11वां मौलिक कर्तव्य जो शामिल हुआ है वो क्या शामिल हुआ है कि जो प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, प्राइमरी पाठशाला वगैरह में। इसकी पूरा प्रावधान किया गया। तो ये मौलिक कर्तव्य है, हम देश की रक्षा करेंगे, देश की अखंडता स्वाधीनता का सम्मान करेंगे, यही सब सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, ये आपका मौलिक कर्तव्य हो गया। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एक प्रकार से इनको आप बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहा जाता है। ये एक प्रकार से अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में शामिल है। अनुच्छेद मतलब जो भाग है, भाग संख्या 4 में पूरा मुद्दा शामिल किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चीजें आपने कवर करा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो चैप्टर आपका आएगा, उस चैप्टर की अगर बात की जाए तो अगला चैप्टर आपका कौन सा आएगा भैया? देखें, आपका 10वां चैप्टर आ चुका है। मतलब 10वां पॉइंट आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद का इतिहास, संशोधन प्रक्रिया और संविधान की मूल संरचना। देखिए, संविधान में संशोधन जो होता है यह भी किया जाता है। संशोधन जो संविधान में होता है बेटा, ये संविधान में संशोधन कैसे होता है, आपने कभी सोचा? संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो अनुच्छेद 368 नाम का एक अनुच्छेद है। 368 में संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी शामिल है। अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में कभी कभी विवाद हो जाता है। नीति निर्देशक तत्व वह सिद्धांत होते हैं जो कि सरकारों के द्वारा अपनी जनता का कल्याण करने के लिए भारतीय संविधान में शामिल है कि भाई कोई देश की जनता को कैसे एक प्रकार से कल्याण करा जाए, उनका हित करा जाए, इसके लिए तमाम सारी नीतियां लिखी हुई है। जनता उसको मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती सरकार को। सरकार का मन होगा तो चीजें करेंगी, सरकार का मन होगा तो नहीं करेंगी। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है, सरकार का मन हो या ना हो सरकार को उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें तो यही है चीजें। हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान की मूल संरचना क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट, अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक है? अगला टॉपिक अपन को पढ़ना है भाई कौन सा? जैसे तमाम विवाद होते रहे हैं, जैसे गोलकनाथ बनाम, ठीक है, तेजपाल बनाम से राष्ट्र केस, तमाम केस आपके सामने आएंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगला आपका जो चैप्टर है ये है संघीय शासन, राष्ट्रपति के बारे में हमको पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का एक पद है। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए अनुच्छेद 53 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन बन सकता है? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, राष्ट्रपति जो है देश का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। बात ध्यान रखें, दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट, सरकार का मुखिया कौन होता है बेटा? सरकार का मुखिया, देखिए सरकार का मुखिया जो होता है वो आपका पीएम होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो देश का मुखिया होता है वो कौन होता है? देश का मुखिया कौन होता है बाबू? देश का मुखिया अपना कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर बात की जाए, ये बहुत पावरफुल तो भारत में नहीं होता है, लेकिन इसके पास बहुत औपचारिक शक्तियां सभी इसी के पास होती है। प्रधानमंत्री मुख्य रूप से सरकार का मुखिया, तो सारे सरकारी कामकाज प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कोई संविधान, जो संविधान मतलब संसद अपने यहाँ पर है, संसद क्या होती है? संसद है, संसद में क्या है? 2 सदन है, संसद में 2 सदन है, एक होता है आपका लोकसभा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा संसद 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में जैसे हम लोग जो सांसद को चुनते हैं, जैसे कि आपने बृजभूषण शरण सिंह का नाम सुना होगा, बड़े फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, आपने सुना होगा राजा भैया का नाम, या आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में चर्चित जो रावण है, क्या नाम है उनका, जो दलितों के लिए खड़े होते रहे हैं, अरे भले कुछ नाम उनका पड़ता है तो रावण करके पीछे लगता है, अभी जो है उनके कुछ विवाद चल रहा है। तो सांसद जो है वो भी सांसद नगीना क्षेत्र से शायद रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण। ठीक है, तो वो चीजें एक प्रकार से, तो वो भी एक सांसद है, उनको जनता ने चुना है। ऐसे बृजभूषण शरण सिंह को चुना है, ऐसे मतलब ये सांसद जो लोग हम चुनते हैं वो सांसद, वो लोकसभा में बैठते हैं।
और राज्यसभा में कौन बैठता है? राज्यसभा में वह सांसद बैठते हैं जो एक प्रकार से जो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, इनको कई तरीकों से चुना जाता है। ठीक है, बहरहाल चर्चा करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों दोनों की बात कर की जाए, दोनों में एक प्रकार से संविधान में जो एक प्रकार चीजें होती हैं, तो राष्ट्रपति जो होता है उसमें जब संविधान में मैंने बताया कानून बनाने के लिए, तो कानून कोई कैसे बनता है? लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होता है। मान लेते हैं आपके 100 लोग अगर हैं उसमें, 2/3 बहुमत मतलब कि 2/3 कर दो इसका। ठीक है, इसको काट पीट लो। ठीक है, नहीं उतना वोट पड़ना चाहिए तब पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लोकसभा राज्यसभा से पास होगा। और लास्ट में किसकी सिग्नेचर होता है? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई कानून पास ही नहीं होता है। एक बार चाहे तो राष्ट्रपति कानून को रख सकता है, पास ही ना करे, लेकिन राष्ट्रपति को जो है पास करना पड़ता है। अगर लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है तो राष्ट्रपति को भी सिग्नेचर करना ही पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति को हटाने का क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। इसको बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। राष्ट्रपति को हटाने का, भारत के राष्ट्रपति को हटाने का, इसके अलावा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाने का, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं राज्य स्तर के, या मतलब कि जो महालेखा अधिकारी होते हैं, ठीक है, या फिर आप देखते हैं जो महान्यायवादी होते हैं भारत के, तो उन सभी को हटाने का, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का, हाई कोर्ट के भी या सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। ठीक, संसद में 2/3 बहुमत से पास करवाया जाता है। ठीक है, फिर सारी चीजें होती तो महाभियोग हटाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत आपके दिमाग में, राष्ट्रपति मान लेते हैं कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति जो है मान लेते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पद पर कौन बैठेगा? राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद में राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति बैठेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति अगर खत्म हो जाता है तो कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहता है तो गद्दी पर कौन बैठेगा भैया? राष्ट्रपति के तो बैठेगा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो बैठेगा। अगर वह भी ना रहे तब कौन बैठेगा? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, वह बैठेगा। हालांकि यह सिचुएशन कभी आई नहीं है, लेकिन हाँ उपराष्ट्रपति वाली सिचुएशन आई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अगर भी नहीं रहे तो मुख्य न्यायाधीश बैठता है, यहाँ तक सिचुएशन हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं। भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव जो होता है 5 साल तक जो है बना रहता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, मत पद्धति जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा जो है और विधानसभा, इन सभी के चुने हुए सदस्य होते हैं वो लोग वोट डालते हैं। मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं। मनोनीत मतलब कि जिनको चुना नहीं गया है, जिनको बस केवल मनोनीत कर लिया गया। राष्ट्रपति ही 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, तो वो वोट नहीं डालते राष्ट्रपति को। नहीं तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, राष्ट्रपति को ही उसी को दे देंगे वोट। ठीक है, इसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति भारत का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चुनाव राष्ट्रपति का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, लेकिन 50 सांसद और 50 विधायक आपके पास होने चाहिए। प्रस्तावक और क्या, ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होने चाहिए, 100 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम आपके पास विधायक सांसद मिलाकर। तो ये चीजें आपकी हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बता दिया। भारत का राष्ट्रपति जो होता है, जान लीजिए जैसे घर में आपका दादा होते हैं, घर के दादा जो है राष्ट्रपति, जैसे खेतपाल दादाजी के नाम है, सारा काम भार कौन कर रहा है? पापा कर रहे, तो पापा आपके क्या है? प्रधानमंत्री मान लो, दादा आपके राष्ट्रपति हैं। जब तक दादा का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक जो है पापा आपके खेत नहीं बेच पाएंगे, समझ रहे हैं? तो ऐसे समझ लो, यानी कोई भी कानून पास करवाना है तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी है। राष्ट्रपति वैसे बस नाम मात्र की कार्यपालिका का काम करता है, बाकी सारा काम प्रधानमंत्री वगैरह ही कर लेते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां जरूर होती हैं, वो प्रधानमंत्री कहने पर करता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 60, इनमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 60 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये 3 प्रावधान, 3 शक्तियां जो महाशक्ति कही जाती है राष्ट्रपति को मिली है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में क्या होता है? किसी राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, जैसे कि मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में, या मान लेते हैं अभी दिल्ली में कोई काम हो जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर जो भी कोई राज्य, मान लेते बिहार में कोई दिक्कत हो जाए, बिहार में लगे कि राष्ट्रपति को कि भाई ये देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, फिर वहां पर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, विधानसभा भंग है,
तो ऐसे में राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल को मुखिया बना देता है वहां का और राष्ट्रीय शासन लागू कर देता है। ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा था कब? 1975 ईस्वी में। आप देखते हैं इंदिरा गांधी के समय काल में, ठीक है, जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जनता एकदम से उतर आए, जो है सरकार के खिलाफ उतर आए, या तमाम चीजें हो जाए, या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए कहीं से, तो ऐसे में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। वित्तीय आपातकाल आज तक कभी एक बार नहीं लगा हुआ, कभी भी नहीं लगा भारत में। यदि भारत अभी खंग जाए, मानते पैसा ही रुपया सब खत्म हो जाए, तो भारतीय मतलब कि ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जा सकती है, ठीक है। युद्ध वगैरह के समय में हो सकता है कर दी जाती, बहुत सारे देश वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, तो प्रावधान है, लेकिन आज तक लगा नहीं भारत में। ये सब चीजें भारत के पास, भारत का राष्ट्रपति ही भारत की जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति ही भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है, मतलब उसके बिना कुछ होता नहीं, ये बात ध्यान रखें। यानी कि राष्ट्रपति का होना परम आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है किसी भी मुद्दे में। ऐसे अगला आपका होता है भैया 12वां, आपको पढ़ना है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। मंत्री परिषद जैसे कि आप देखते हैं कोई कृषि मंत्री है, कोई परिवहन मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, तो वो सब मंत्री परिषद में आते हैं। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री स्वयं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आप कौन बनता है? जिसको जो है लोकसभा के जो एक प्रकार सांसद होते हैं, जो वोट देते हैं। लोकसभा का मुखिया होता है, लोकसभा का मतलब यह मंत्री परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का सबसे पावरफुल लीडर होता है प्रधानमंत्री, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही जो कहता है वही होता है, जैसे ओम बिरला जी जो है, तो वो चीजें आप देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है भारत के, आप देखते हैं कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। ऐसे ही अगला आपको पढ़ना है, तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव आप देखते हैं प्रत्येक 5 साल पर होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है यानी सांसदीय का वही चीज चुनाव होता है, ठीक है। 5 साल के बाद फिर से जो है चुनाव होता है, यानी प्रत्येक 5 साल पर प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है संसद। संसद क्या है? संसद के 2 सदन है, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जो होती है उसमें सांसद हमारे द्वारा चुने हुए जाते हैं। राज्यसभा जो होती है वो एक प्रकार से अलग अलग जगहों से इनका चुनाव होता है राज्यसभा के सांसद का। जैसे कि सुधांशु त्रिवेदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य थे। यही सब चीजें आप शामिल कर लेंगे, ठीक है। अब जो लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष एक होता है, लोकसभा इसकी लोकसभा अध्यक्ष उसको कहते हैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति, राज्यसभा का सभापति कहते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही एक प्रकार से राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा, लोकसभा क्या होती है? लोकसभा में सांसद लोग बैठते हैं, राज्यसभा में सांसद लोग बैठते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो आपका टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को राज्य शासन के बारे में। जैसे ये सांसद जो होता है ये केंद्र स्तर पर है, और राज्य शासन जो है वो राज्य स्तर पर। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं विधानमंडल है, विधानमंडल के 2 सदस्य होते हैं, एक विधान जो है परिषद और एक विधानसभा, नीचे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो राज्य शासन में अभी तक केंद्र शासन समझा हमने। केंद्र शासन में जो केंद्र शासन में जो स्थिति राष्ट्रपति की थी, ठीक है, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति का तो शासनकाल 5 साल होता है, लेकिन राज्यपाल को कोई उसके पद से हटा ही नहीं सकता राष्ट्रपति के अलावा। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कोई राज्यपाल किसी देश का राज्यपाल बना रह सकता है, बात भी ध्यान रखेंगे। यानी राज्यपाल को भारत के संविधान में यही तो एक पद है जिसको हटाने का मतलब उसकी कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति की भांति राज्य में काम करता है। मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, जैसे कि आप देखते हैं ये यहाँ पर था आपका मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। तो राज्य का जो इसे मुख्यमंत्री योगी बाबा है। अब योगी बाबा के जो अंदर में तमाम प्रकार के उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री तो राज्य मंत्री कहे जाएंगे, ठीक है। तो मंत्री परिषद जो होती है उसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी चीजें मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है ये कौन चुनता है? मुख्यमंत्री को विधायक लोग चुनते हैं। जैसे कि अभी 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है, उसमें क्या होगा? जो आपका चुनाव होगा विधायकी का चुनाव होगा, विधायक लोग खड़े होंगे, ठीक है, एमएलए जिसको कहते हैं। और आगे देखिए विधान परिषद जो होता है उसमें एमएलसी लोग होते हैं। एमएलसी जो होते हैं वो चुने नहीं जाते, मतलब कि वो मतलब उसका मनोनयन हो जाता है, फिर इधर उधर से वो आ जाते हैं। जैसे राज्यसभा होती है देश में, वैसे राज्यसभा के जैसे विधान परिषद होती है राज्यों में, ठीक है। विधानसभा जो संसद जैसे कि आपका लोकसभा है वैसे विधानसभा राज्यों में होती है, देश में ऊपर केंद्र में वो, ठीक है। तो जैसे प्रधानमंत्री केंद्र में काम करता है, मुखिया होता है मंत्रिमंडल का, ऐसे मंत्रिपरिषद का, ऐसे मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, जो राज्य स्तर पर काम करता है। 15वां पॉइंट आप देखेंगे, 15वां पॉइंट है आपका राज्य विधानमंडल। जैसे केंद्र पर संसद है कानून बनाने के लिए, ऐसे राज्य सरकारें जो कानून बनता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनता है। विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधानसभाएं प्रत्येक राज्यों में अधिकतर होती हैं,
विधान परिषदें केवल 7-8 राज्यों में अभी तक हैं, जिनको बहुत कम जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में है, ठीक है, जो कि बड़े राज्यों के लिए की गई है व्यवस्था। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो, ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा को बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं विधान परिषद को। विधान परिषद के सदस्यों को शॉर्ट फॉर्म में एमएलसी बोलते हैं, ठीक है, एमएलसी, और इनको क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। एमएलए और एमएलसी जो होते हैं, एमएलए को जनता चुनती है, एमएलसी को जनता नहीं चुनती है। तो जनता चुनती है लेकिन अलग विधि से चुनती है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता का चुनाव, इनका चुनाव नहीं करती। विधानसभाओं में भी कानून बनते हैं, ठीक है, बात ध्यान रखें। लखनऊ में विधानसभा स्थित है, उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखें। जैसे संसद है ऐसे ही ये है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 साल का ये भी होता है, ये बात ध्यान रखिए। जो विधानसभा का कार्यकाल होता है, विधानसभा के लोग जो है 5 साल तक होते हैं। एमएलसी का पद जो है 6 साल का होता है, ऐसे ही लोकसभा के जो 5 साल का होता है और राज्यसभा 6 साल की होती है, ठीक है। प्रत्येक 2 साल पर छटनी होती है इसमें, और इसमें 5 साल में प्रत्येक में भंग हो जाता है। लोकसभा को प्रिय सदन कहते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा उसमें चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जो है मुख्य प्रिय सदन बोलते हैं, ठीक है। और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा प्रत्येक 5 साल पर भंग हो जाती है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो बड़ा फेमस शब्द है सुप्रीम कोर्ट। इसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो नई दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। इसमें तमाम प्रकार के न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार से भारतीय संविधान में कुछ भी त्रुटियां होती हैं, भारत सरकार के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो संविधान के खिलाफ तो कोई कानून नहीं है, अगर संविधान खिलाफ है तो उसके खिलाफ एक्शन लेता आता है। कोई कानून कितना सही है, संविधान के दायरे में है या नहीं है, इसकी जांच परख कौन करता, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको समझा रहा हूँ, ऐसी चीजों को आप समझते रहिएगा, बहुत बेटर अंदाज में मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन, मतलब अगला जो आपका चैप्टर है वो है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। जैसे देश में आपका केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है। प्रत्येक राज्य में या अधिकतर 2 राज्यों के एक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट जो होता है, ये राज्यों के जुड़े मतलब राज्य के अंदर के विवादों को देखता है। सुप्रीम कोर्ट जो 2 राज्यों के बीच में पानी का बंटवारा हुआ, सीमा का विवाद हुआ, उन सभी मामलों को निपटाता है। 18 पॉइंट, जनपदीय न्यायालय और लोक अदालतें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप देखते हैं, जैसे कि आपके जिला में एक जिला अदालत होती है, जिला न्यायालय होते हैं, ठीक है। पब्लिक कोर्ट होते हैं जिसपे आपके दीवानी मामले हो गए या फिर आपके क्रिमिनल मामले हो गए, वो सब देखे जाते हैं, ठीक है, जो आपके जिले स्तर पर होते हैं। तो उनके बारे में, छोटे न्यायालयों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा अगला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है केंद्र राज्य संबंध का, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन। केंद्र और राज्य को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, 3 सूचियां भारतीय संविधान में बनाई गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहली सूची है केंद्र सूची, ठीक है, लिख लीजिएगा केंद्र सूची, केंद्र सूची। दूसरी है आपकी राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। देखिए अब भारत सरकार एक है, मोदी जी है और योगी बाबा है। अभी एक ही चीज मतलब कि एक ही, जैसे मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, तो पश्चिम बंगाल में का अलग कानून, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मान लेते हैं वो हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगी, ठीक है। उनके कुछ मुद्दे हैं, उनको कुछ विषय दिया गया कि भाई आप इस पर काम कर सकते हो, लेकिन हर मामलों में वो खुद कानून नहीं बना सकती। तो केंद्र सरकार किस पर कानून बनाएगी, वो केंद्र सूची में शामिल है। राज्य सरकार किस पर बनाएगी, राज्य सूची में। समवर्ती सूची में क्या है, जिस पर दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। इस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे कि मान लेते हैं शिक्षा का क्षेत्र जो होता है उस पर दोनों जो है क्षेत्र कानून बनाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। मान लो शिक्षा को लेकर के कोई कानून बनाया गया राज्य के द्वारा, और फिर केंद्र सरकार को लगता है कि भाई ये कानून सही नहीं, तो फिर केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उस पर राज्य सरकारों को फॉलो करना होगा। यानी केंद्र पावरफुल है, इसमें कई सारे विषय शामिल हैं, इसमें कई सारे विषय शामिल है, इसमें भी कई सारे विषय शामिल है। जैसे आप राज्य सूची में से पुलिस वाली व्यवस्था आप देखते उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ऐसा पुलिस देखते तो पुलिस जो होता मामला वो राज्य सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। और जो मिलिट्री वाले होते हैं वो केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, ठीक है। समझ रहे चीजों को, स्कूल यानी शिक्षा जो है वो दोनों में आते हैं। तो ऐसे तमाम विषय होते हैं, अलग अलग चीजों का बंटवारा है। तो केंद्र और राज्य का संबंध जो होता है ऐसे ही स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है। वो चीजें बताई गई यहाँ पर विस्तार से, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां आपका जो टॉपिक है वो जनजातीय एवं उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। जनजातीय क्षेत्रों के लिए या उत्तर पूर्व के देश, उत्तर पूर्व के देश मतलब जैसे कि मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक है, ये उत्तर पूर्व का एरिया, जैसे उत्तर पूर्व का एरिया ये आपका उत्तर पूर्व का एरिया हो गया, ठीक है।
अब ये उत्तर पूर्व का एरिया जो होगा यहाँ पर जनजातीय इलाका है, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था अभी तक, ठीक है। ऐसे ही जो है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल छोड़ दिए, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी के लिए एक अलग से प्रावधान था। ये चीजें व्यवस्था आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ के लिए अलग से प्रावधान जो है इसमें बताया गया, तो क्या क्या प्रावधान किया गया उस चीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। 21 नंबर, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार। निर्वाचन माने क्या, तो चुनाव आयोग, चुनाव कैसे करवाना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स होते हैं, निर्वाचनीय सुधार जो होते हैं, यानी कि भारत में निर्वाचन को लेकर के तमाम प्रकार के सुधार किए गए हैं, तो सुधार कैसे किए गए उन सभी के बारे में चीजों को हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बेहतर अंदाज में चीजों को आपको समझाने का प्रयास रहा मेरा। पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है, तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया, हर एक चीज के बारे में बताया है। 21 चैप्टर लगभग में आपके होंगे, इनको मैं अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 21 चैप्टर आपको पूरा विस्तार से समझाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को मुझे पढ़ाना है, ठीक है। ऐसे में मैं ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति बनाऊंगा आपके लिए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाए, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण सिलेबस का, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9161936062 पर अभी एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, ठीक है, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सोशियोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबके लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सबको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। आपको सीरीज या बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, सभी के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मात्र 100 रुपए फीस में। व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए 9161936062 पर, और तुरंत जो है हमारे साथ जुड़ जाए, मात्र 100 रुपए फीस में। आप फीस किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आपको जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, हिंदी का, सभी का सिलेबस ऑलरेडी 2025 का डिस्कस है, लेकिन 2026-27 या 2025-26 के लिए न्यू सिलेबस में डिस्कस करूंगा, आपके लिए परेशान ना हो, ठीक है। तो ऐसे एक घंटे की क्लास अगर आप कहें तो ऐसे डिस्कस करने के लिए बोले तो ऐसे डिस्कस कर दूंगा, और नहीं तो कहे तो मैं 10-10 मिनट की वीडियो बना दूंगा सिलेबस की। जैसा आप चाहेंगे आप कमेंट करिएगा। अगर आपको चाहिए कि ऐसे विस्तार से समझा करके डिटेल में आपको बताएं, सिलेबस डिस्कशन करें, तो आप ऐसा बताएं, ठीक है। तो आपके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि शुक्ला एचडी पॉइंट आपके लिए बेहतर अंदाज में तैयारी करवाता है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी शुक्ला एचडी पॉइंट पर ही हो जाएगी, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो भी, नहीं होते हैं तो भी आपकी तैयारी शुक्ला एचडी पॉइंट के माध्यम से होती रहेगी। धन्यवाद।